उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कॉकरोच जनता पार्टी और पीडीए आंदोलन को लेकर तेज हुई सियासत। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर बीजेपी बनाम सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का हैशटैग इस्तेमाल किया है। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, जुल्मे हुक्मरानों से कह दो आज बंदिशों में कब बंधा है इंकलाब। लखनऊ में पार्टी बैठक के दौरान अखिलेश ने कहा कि पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज का आंदोलन अब सामाजिक न्याय की नई लड़ाई बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी और इसके लिए सभी 403 सीटों पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची में डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाने की मांग भी की है। अजय राय ने राजीव गांधी को बताया युग दृष्टा, 35वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राजीव गांधी को युग दृष्टा बताते हुए कहा कि उन्होंने 80 के दशक में युवाओं के भविष्य को देश की प्रगति से जोड़ा और भारत को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए। अजय राय ने कहा कि राजीव गांधी ने मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 वर्ष की, उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का श्रेय भी राजीव गांधी की सोच को जाता है। उन्होंने भाजपा पर महिला आरक्षण को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने वर्षों पहले ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए थे। अजय प्रताप सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का केस, विजिलेंस ने दर्ज की एफआईआर। लखनऊ में सतर्कता अधिष्ठान यानी विजिलेंस ने पूर्व बीडीओ अजय प्रताप सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। विजिलेंस की जांच में सामने आया कि वर्ष 1998 से 2022 के बीच अजय प्रताप सिंह की वैध आय करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपए थी, जबकि परिवार के खर्च, निवेश और चल अचल संपत्तियों पर उनका कुल व्यय लगभग 2 करोड़ 59 लाख रुपए पाया गया। यानी करीब 77 लाख रुपए की अतिरिक्त संपत्ति और खर्च का हिसाब नहीं मिल सका। अजय प्रताप सिंह पहले बलरामपुर के हरैया ब्लॉक में बीडीओ रह चुके हैं और फिलहाल लखीमपुर खीरी में उपायुक्त स्वरोजगार के पद पर तैनात हैं। विजिलेंस ने उनसे अतिरिक्त खर्च और संपत्ति का स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर, लखनऊ समेत कई जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत कई जिलों में अगले 3 दिनों तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। बुंदेलखंड और दक्षिणी यूपी सबसे ज्यादा गर्मी की चपेट में है। बांदा लगातार 5वें दिन देश का सबसे गर्म शहर बना रहा, जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं झांसी में रात का तापमान 31 डिग्री तक पहुंच गया, जो नया रिकॉर्ड है। लखनऊ में दिन का तापमान 43 डिग्री दर्ज हुआ और शुक्रवार को इसके 45 डिग्री पार जाने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वा हवाओं और ट्रफ लाइन के असर से गर्मी और बढ़ रही है। फिलहाल अगले 3 से 4 दिन तक राहत मिलने के आसार नहीं है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल में की क्रूज सवारी, गोरखपुर की नई पहचान देख हुए उत्साहित। गोरखपुर में जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज की सवारी की। करीब 25 मिनट तक क्रूज पर सवार होकर उन्होंने ताल की सुंदरता, साफ सफाई और पर्यटन विकास का जायजा लिया। इस दौरान ताल के किनारे बड़ी संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़ को देखकर मुख्यमंत्री काफी उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम से पहले उन्होंने जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर उनका उत्साह वर्धन भी किया। रामगढ़ ताल को गोरखपुर की नई पहचान माना जा रहा है, जहां अब क्रूज, फ्लोटिंग, रेस्टोरेंट और वाटर स्पोर्ट जैसी सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के विजन के चलते ये क्षेत्र न सिर्फ पर्यटन का बड़ा केंद्र बना है, बल्कि यहाँ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। क्रूज सवारी के दौरान कई जनप्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ सरकार की डिजिटल शिक्षा पहल निष्ठा कार्यक्रम से हाईटेक होंगे शिक्षक। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।
इस योजना के तहत प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को डिजिटल तकनीक, आधुनिक शिक्षण पद्धति और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का पहला चरण दीक्षा पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि शिक्षकों की कार्य क्षमता और डिजिटल स्किल्स को मजबूत करना है, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इस प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों का ऑनलाइन नामांकन 21 मई से शुरू हो चुका है और 31 अगस्त 2026 तक चलेगा। वहीं सभी कोर्स 15 सितंबर तक पूरे कराए जाएंगे। सरकार ने बीएससी, बीई और डाइट अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि हर शिक्षक का 100% नामांकन और समय पर प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 17 आयुष कॉलेजों में बनेंगे स्मार्ट क्लासरूम। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य के 17 आयुर्वेद और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में 51 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। इन स्मार्ट क्लासरूम में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS, इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल, ऑडियो वीडियो सिस्टम और डिजिटल लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे छात्रों को रियल टाइम इंटरेक्शन, मल्टीमीडिया कंटेंट और ऑनलाइन पढ़ाई जैसी सुविधाएं मिलेंगी। आयुष महानिदेशक चैत्रा वी के अनुसार इस पहल का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई को डिजिटल बनाना नहीं, बल्कि छात्रों में रिसर्च, नवाचार और प्रोफेशनल स्किल्स को भी बढ़ावा देना है। प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी और कानपुर समेत कई शहरों के आयुष कॉलेज इस योजना में शामिल है। स्मार्ट क्लासरूम तैयार करने की जिम्मेदारी यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए बड़ा लक्ष्य, दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2026 के लिए 302 लाख टन फसल उत्पादन का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 46 लाख टन अधिक है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में ये कार्य योजना पेश की गई। सरकार इस बार धान का रकबा थोड़ा कम कर दलहन, तिलहन और मक्का जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की तैयारी में है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों तक उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र और वैज्ञानिक तकनीक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस बार 110 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। गोष्ठी में प्राकृतिक खेती, जैविक उपाय, संतुलित उर्वरक उपयोग और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ज्यादा किसानों को जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत बीज, रोग नियंत्रण और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी भी दी है। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, 2027 में बनेगी पीडीए की सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय की सरकार बनेगी। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए आंदोलन वर्चस्ववाद और भेदभाव के खिलाफ नई आजादी की लड़ाई है, जिसका उद्देश्य संविधान और आरक्षण की रक्षा करना है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह तैयार कर लिया गया है, ताकि 2027 के चुनाव में मजबूत जीत हासिल की जा सके। अखिलेश ने कहा कि ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय स्थापित करने का आंदोलन है। वहीं समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची में डुप्लीकेट, मृतक और शिफ्टेड मतदाताओं के नाम हटाने की मांग भी की है। पार्टी का आरोप है कि कई जिलों में बड़ी संख्या में फर्जी और दोहराए गए नाम शामिल हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। दिल्ली में सिर्फ 21 मिनट में पहुंच सकेंगे यात्री। नोएडा से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का सफर अब बेहद तेज और आसान होने वाला है। राज्य सरकार ने दिल्ली से एयरपोर्ट को जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS परियोजना की DPR मंजूर कर केंद्र सरकार को भेज दी है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली से जेवर स्थित नोएडा एयरपोर्ट तक की दूरी सिर्फ 21 मिनट में तय की जा सकेगी। खास बात यह है कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लाइन को भी एयरपोर्ट टर्मिनल से जोड़ने की योजना बनाई गई है, जिससे यात्रियों को और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद पूरा क्षेत्र बड़ा कार्गो और इंडस्ट्रियल हब बनेगा। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में सेमीकंडक्टर यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और कई औद्योगिक पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही हाथरस के टप्पल बाजना क्षेत्र में 4700 एकड़ में नई अर्बन सिटी बसाने की तैयारी भी चल रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी योजना GBC 5.0 से 7 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर तो उतारने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी GBC 5.0 के जरिए राज्य में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कहा कि निवेशों का लक्ष्य सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर जिले में उद्योग लगाकर स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाया जाएगा। सरकार का फोकस रक्षा निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर और
और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों पर है। अधिकारियों के अनुसार जापान, सिंगापुर, जर्मनी, यूके और अन्य देशों से भी बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि केवल समझौते नहीं बल्कि धरातल पर उद्योग शुरू होना जरूरी है। उन्होंने निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और इंसेंटिव को सम्मानपूर्वक देने के निर्देश भी दिए हैं। जीबीसी 5.0 में राज्य के औद्योगिक बदलाव और सेक्टर वाइज विकास को प्रदर्शनी के जरिए दिखाया जाएगा, जिससे यूपी को वैश्विक निवेश हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। योगी आदित्यनाथ सरकार की पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर। उत्तर प्रदेश सरकार ने ईंधन की बचत और प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने ई वाहन खरीदने वालों के लिए 50 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है, जो परिवहन विभाग के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को दी जाएगी। पहले चरण में 100 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन अभी 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य लोगों को पेट्रोल और डीजल वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है, जिससे ईंधन खर्च कम हो और पर्यावरण प्रदूषण में कमी आए। इस योजना से इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक और कार की कीमतें कम होंगी और प्रदेश में ईवी इंडस्ट्री और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे हरित ऊर्जा को मजबूती मिलेगी और उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षक भर्ती पर बड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद फिर बनेगी चयन सूची। उत्तर प्रदेश की 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने फिर से चयन सूची तैयार करने का फैसला किया है। ये सूची हाईकोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के आधार पर तैयार की जाएगी और इसमें आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जो अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे उन्हें नियुक्ति देने पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका नाम संशोधित सूची में होगा और जिनके लिए रिक्त पद उपलब्ध होंगे। पूरी प्रक्रिया को 6 सप्ताह के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं जो लंबे समय से नई चयन सूची का इंतजार कर रहे थे। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी और सरकार को स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विकसित यूपी @2047 विजन डॉक्यूमेंट में बदलाव, नया रोड मैप तैयार। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुझाव के आधार पर विकसित उत्तर प्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट को संशोधित कर दिया है। नीति आयोग के असहयोग से तैयार इस दस्तावेज में अब राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास का नया रोड मैप शामिल किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $6 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए। साथ ही 2047 तक प्रति व्यक्ति आय 26 लाख रुपए करने का लक्ष्य भी बरकरार रखा गया है। संशोधित डॉक्यूमेंट में उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास से जुड़े सेक्टरवार अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं को शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि ये विजन सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि प्रदेश के व्यापक विकास का रोड मैप है, जिस पर सभी विभाग आगे काम करेंगे। कानपुर की डिफेंस कंपनी पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, सेना टेंडर में रिश्वतखोरी के आरोप। कानपुर में रक्षा उत्पादों की आपूर्ति करने वाली कंपनी ईस्टर्न ग्लोबल लिमिटेड और उसके संचालक मयंक अग्रवाल व उनके बेटे अक्षत पर सीबीआई ने छापेमारी की है। आरोप है कि कंपनी के सेना के टेंडर हासिल करने के लिए रिश्वतखोरी और अनियमित तरीकों का सहारा लिया। जानकारी के मुताबिक पिता पुत्र की शुरुआत छोटे मेटल आइटम सप्लाई से हुई थी, लेकिन बाद में वो वर्दी, टेंट, स्लीपिंग बैग और बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे रक्षा उत्पादों की आपूर्ति करने लगे। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी के कुछ सैन्य अधिकारियों से करीबी संबंध थे, जिनके जरिए बड़े टेंडर हासिल किए गए। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद शहर के डिफेंस कारोबारियों में हलचल मच गई है और मामले से जुड़े कई पहलुओं की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल ब्लूटूथ डिवाइस के साथ 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार। कानपुर में लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। दोनों परीक्षार्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ब्लूटूथ की मदद से परीक्षा में नकल करने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक एक आरोपी कानपुर के किदवई नगर स्थित महिला महाविद्यालय में पकड़ा गया, जो कान में ब्लूटूथ लगाए और शर्ट के नीचे डिवाइस छिपाकर किसी से संपर्क कर रहा था। वहीं दूसरा आरोपी चुन्नीगंज स्थित BNST इंटर कॉलेज से गिरफ्तार हुआ, जिसके पास भी इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले। दोनों मामलों में परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करवाई गई है। इस घटना के बाद परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।
मेरठ में स्टाफ नर्स की हत्या, वार्ड बॉय और उसकी बहन पर गला दबाकर हत्या का आरोप। मेरठ में मेडिकल कॉलेज की स्टाफ नर्स अंजलि शर्मा की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक वार्ड बॉय दोस्त और उसकी बहन पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार नर्स और वार्ड बॉय सुफियान की दोस्ती थी। गुरुवार को अंजलि ड्यूटी पर जाने के बजाय सुफियान के घर पहुंच गई, जहां उसकी बहन शाजिदा की मौजूदगी में दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपियों ने शव को ई रिक्शा में डालकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के बाहर छोड़ दिया और फरार हो गए। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और शाजिदा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है, जबकि मुख्य आरोपी सुफियान की तलाश जारी है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस आगे की जांच कर रही है। मेरठ में यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस परीक्षा केंद्र शुरू, वेस्ट यूपी के छात्रों को बड़ी राहत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि मेरठ में पहली बार यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब तक छात्रों को इन परीक्षाओं के लिए दिल्ली, गाजियाबाद या प्रयागराज जैसे शहरों में जाना पड़ता था, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते थे। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को मेरठ के 14 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 5,902 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं एनडीए और सीडीएस परीक्षाएं भी इसी साल सितंबर में होंगी। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अलग परीक्षा केंद्र भी बनाया गया है। इस फैसले से वेस्ट यूपी के हजारों छात्रों को बड़ी सुविधा मिलेगी और परीक्षा प्रक्रिया अधिक आसान और किफायती हो जाएगी। आपराधिक छवि वालों को शस्त्र लाइसेंस नीति पर पुनर्विचार करे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वो आपराधिक छवि वाले लोगों को शस्त्र लाइसेंस देने की मौजूदा नीति पर पुनर्विचार करे। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हथियार अक्सर सुरक्षा से ज्यादा ताकत दिखाने और डर पैदा करने का माध्यम बन जाते हैं, जिससे समाज में असुरक्षा और तनाव बढ़ता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी माना कि खुलेआम हथियार लेकर चलना आत्मरक्षा से अधिक धमकी का जरिया बन सकता है। सरकार के हलफनामे के अनुसार प्रदेश में करीब 10 लाख से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं और 6,062 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसके अलावा 23,407 आवेदन लंबित हैं और 1,738 अपीलें विचाराधीन हैं। कोर्ट ने कहा कि दिशा निर्देशों का सही पालन नहीं हो रहा है। मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। कारगिल शहीद की पत्नी की पेंशन रोकने पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सतीश कुमार की पत्नी विमलेश देवी की पारिवारिक पेंशन रोकने के मामले में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिका में कहा गया है कि पति की शहादत के बाद मिलने वाली पेंशन को राज्य सरकार ने इस आधार पर रोक दिया कि महिला ने अपने देवर से पुनर्विवाह कर लिया, जबकि ये विवाह परिवार और सेना की मौजूदगी में किया गया था और इसी आर्मी नियमों के तहत मान्यता प्राप्त है। याचिका के अनुसार केंद्र सरकार उसे पेंशन दे रही है, लेकिन राज्य सरकार ने इसे बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में सभी पक्ष स्पष्ट करें कि नियमों के बावजूद पेंशन क्यों रोकी गई। अगली सुनवाई में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़ में बड़ी मेडिकल लापरवाही, गलत किडनी निकालने पर डॉक्टर पर 2 करोड़ का जुर्माना। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी एनसीडीआरसी ने अलीगढ़ के डॉक्टर राजीव लोचन को गंभीर चिकित्सीय लापरवाही का दोषी मानते हुए पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला 2012 का है, जब 56 वर्षीय शांति देवी की दाई किडनी में बीमारी थी, लेकिन ऑपरेशन के दौरान गलती से स्वस्थ बाई किडनी निकाल दी गई। बाद की जांच में ये बड़ा मेडिकल एरर सामने आया। मरीज की स्थिति बिगड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। आयोग ने इसे चिकित्सा क्षेत्र की अत्यंत गंभीर लापरवाही बताया और कहा कि ऐसे मामले दुर्लभ होते हैं। सुनवाई के दौरान डॉक्टर ने भी सर्जरी में गलती स्वीकार की। आयोग ने आदेश में स्पष्ट किया कि मरीज को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में डॉक्टर को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। नोएडा में भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर, पारा 44 डिग्री पार। नोएडा में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर तेज हो गया है, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर जाने और हीट वेव जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। नौतपा शुरू होने से पहले ही गर्म हवाओं ने जनजीवन प्रभावित कर दिया, जिससे लोग दिन में घरों से निकलने से बच रहे हैं। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता भी खराब स्तर पर पहुंच गई है, जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा में AQI 272 से लेकर 314 तक दर्ज किया गया है। गर्मी और प्रदूषण के कारण अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, उल्टी, बुखार और हीट स्ट्रोक के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग अधिक प्रभावित हैं। डॉक्टरों ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने, हल्का भोजन करने और दोपहर की धूप से बचने की सलाह दी है।
ग्रेटर नोएडा से गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी को मंजूरी 105 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। ग्रेटर नोएडा को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 105 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा और इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI करेगा, जबकि जमीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा। पहले चरण से जूनपत से बील अकबरपुर तक लगभग 5.5 से 6.5 किलोमीटर सड़क बनेगी, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और NH34 से जुड़ेगी। दूसरे चरण में ये सड़क हापुड़ बाईपास और NH9 से जुड़ते हुए आगे गंगा एक्सप्रेसवे तक कनेक्टिविटी बनाएगी। परियोजना से ग्रेटर नोएडा की औद्योगिक, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मजबूत होगी। जमीन से जुड़े कुछ विवाद सुलझने के बाद अब निर्माण कार्य को हरी झंडी मिल गई है और लगभग 118 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। यूपी का नजीबाबाद जंगल बन सकता है नया जिम कॉर्बेट, वैज्ञानिक सर्वे में बाघ और हिमालयन काले भालू की पुष्टि। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के घने जंगल में चल रहा 5 महीने का वैज्ञानिक वन सर्वे अब अंतिम चरण में है, जिसमें बाघ, हाथी और हिमालयन काले भालू जैसे वन्य जीवों की मौजूदगी के मजबूत संकेत मिले हैं। इस सर्वे के तहत 300 से ज्यादा कैमरा ट्रैप, ड्रोन और GPS मैपिंग के जरिए करीब 340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अध्ययन किया गया है। कैमरों में बाघ, काला भालू और अन्य वन्य जीव कैद हुए हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि ये जंगल अब बड़े वन्य जीवों का अस्थायी आवास बन सकता है। ये क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ है और यहाँ हाथी, बाघों की आवाजाही भी लगातार देखी जा रही है। अब कैमरों और ड्रोन से जुटाए गए डेटा का विश्लेषण भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून करेगा और पूरी रिपोर्ट जनवरी 2027 तक केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। इसके आधार पर तय होगा कि इस क्षेत्र को किस स्तर का संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र बनाया जाए। सरकार इस इलाके को भविष्य में इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की भी संभावना देख रही है। कुशीनगर मेले में खौफनाक वारदात, बाउंसर प्रेमिका ने दुपट्टे से गला घोंटकर प्रेमी की हत्या। कुशीनगर के डिज्नीलैंड मेले में प्रेम संबंध के विवाद के बाद एक दर्दनाक वारदात सामने आई, जहां बाउंसर के रूप में काम करने वाली युवती ने अपनी प्रेमी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। दोनों पिछले करीब 5 साल से एक साथ मेले में काम कर रहे थे, जिसमें युवक जलपरी ऑपरेटर था और युवती बाउंसर का काम करती थी। पुलिस के अनुसार बुधवार रात दोनों को मेले में घूमते देखा गया था और कुछ घंटों बाद युवती संदिग्ध हालत में अकेली मिली। पूछताछ में उसने बताया कि झगड़ा हुआ था। बाद में पुलिस जब मौके पर पहुंची तो युवक चारपाई पर मृत मिला। मृतक के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों के बीच रिश्तों को लेकर तनाव था और ब्लैकमेलिंग व घर ले जाने के दबाव जैसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।